जैसे ही हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं, और साथ ही साथ ये सीखना है कि ये अकाउंट हम कब बनाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। रीवैल्यूएशन वर्ड का मतलब ही क्या है? देखो, नाम ही लिखा हुआ है री का मतलब ही क्या होता है? दोबारा। अब वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कीमत निकालना। यानी एक ऐसा अकाउंट हम तैयार करने वाले हैं जिसमें हम रीवैल्यूएशन करेंगे, दोबारा से उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर से हम वैल्यू निकालेंगे। किसका रीवैल्यूएशन करोगे? तो असेट का और लायबिलिटी का। इसके अलावा और हम किसी चीज को रीवैल्यू नहीं करने वाले। मतलब एक्सपेंसेस को कोई रीवैल्यू कर सकता है क्या? सैलरी, रेंट, इनको हम रीवैल्यू कर सकते हैं कभी भी? क्योंकि एक्सपेंसेस होता है, हम उसको पे करते हैं, उसका रीवैल्यूएशन कैसे हो सकता है? तो रीवैल्यूएशन जब भी करोगे तो किसका होगा? असेट का और लायबिलिटी का। अब देखिए, रीवैल्यूएशन का जरूरत हमको कब पड़ता है? पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो रीवैल्यूएशन होगा। एडमिशन चैप्टर में किसी पार्टनर को एडमिट करोगे तो उसके आने से पहले हम अपने सारे एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। कोई पार्टनर अगर फर्म को छोड़कर जा रहा है, चाहे परमानेंटली जाए चाहे टेम्पोररी जाए, जिसको आप रिटायरमेंट बोलते हो, डेथ ऑफ पार्टनर बोलते हो, तो कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर करेगा, छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे में फिर से हम अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ होगा उस प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा भी हम उसको देंगे। तो कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, इसका जरूरत आपको कब और कौन से चैप्टर में पड़ता है? तो दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, किसी भी चैप्टर में जब जाओगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जरूरत आपको हर वक्त पड़ेगा। इन सब किसी भी चैप्टर में रीवैल्यूएशन कभी भी चेंज नहीं होता। 0.1% भी इसमें किसी भी चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब एक बार सीखो, सारे चैप्टर में सेम बना दो, तो आने वाले चैप्टर में जब भी हम रीवैल्यूएशन पढ़ेंगे उस टाइम में इस वाले टॉपिक को हम स्किप कर देंगे। आप खुद होगा कि आपकी जिम्मेदारी है बैठ करके सारा होमवर्क बना लीजिएगा। अब देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम तैयार कैसे करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले तो हम आपको बता दें कि प्रॉफिट और लॉस ही दिखाता है। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट अगर बनाओगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये अकाउंट नेचर कौन सा रखता है? तो ऑब्वियसली ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब कि इसके डेबिट साइड में हम जब भी लिखेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, और इसके क्रेडिट साइड में जब कभी भी लिखोगे तो आपको इनकम ही लिखना पड़ेगा। ये तो हम सबको पता है। लेकिन रीवैल्यूएशन हम करें तो रीवैल्यूएशन करने से पहले थोड़ा सा हमको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा ताकि हम इस रीवैल्यूएशन को समझ पाए। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमको बिजनेस में होने वाले असेट और लायबिलिटी के बीच जो वैल्यू चेंज होता है उससे ओवरऑल हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, उसका हमको कहीं ना कहीं जानकारी मिलता है। जैसे देखिए, बिजनेस में अगर कोई असेट है, देखो सबसे पहले यह समझना, आपके क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना करके दिया रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस बैलेंस शीट में ये रहा आपका कैपिटल और क्या है आपका लायबिलिटी, और ये रहा आपका असेट, लायबिलिटी, खत्म। बैलेंस शीट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा। सपोज करिए यहां लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, जो भी है। इस साइड में कैपिटल भी होगा। इसके बाद मान लीजिए बैंक लोन है और क्रेडिटर्स है। सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर इसका वैल्यू मान लो 20 लाख, इसका 10 लाख, इसका 5 लाख का वैल्यू दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली 20, 30, 35 लाख हो गया, 35 लाख। 35 लाख ऑब्वियसली इधर भी होगा। मान लीजिए इसमें से 20 लाख का यही है, 5 लाख का मान लीजिए ये हो गया, 10 लाख का ऐसे हो गया। सपोज करो ऐसे बैलेंस शीट है। देखो बैलेंस शीट के अंदर जो आप असेट और जो लायबिलिटी देख रहे हो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इस वैल्यू को हम कौन सा वैल्यू बोलते हैं? ये बुक वैल्यू है, और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्डेड है। क्योंकि हम क्लास 11 में जब हम थे तो हम लोगों ने पढ़ा था
कि बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको उसके कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम उसको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। किसने बताया था? कॉस्ट कंसेप्ट ने बताया था। तो बैलेंस शीट के अंदर जितना भी आइटम देख रहे हो वो कौन सी प्राइस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। चाहे वो असेट का पार्ट हो, चाहे वो तो लायबिलिटी का पार्ट, मतलब असेट हो चाहे लायबिलिटी, इसमें जितना भी अमाउंट है वो कौन सी प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे जिससे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी याद नहीं रखते तब भी आपको सारा जर्नल एंट्री एक झटके में याद हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में तो कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। बहुत इजी कंसेप्ट है जिससे आप रिवैल्यूएशन बहुत चुटकी में बना लोगे। आपके दिमाग में कितना ही गोबर क्यों ना भरा हो, आप बहुत अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना पाइएगा। और सबसे आसान अकाउंट अगर कुछ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। देखो, ये असेट हो गया, ये लायबिलिटी हो गया। बैलेंस शीट के अंदर का आइटम है तो ये कौन सी प्राइस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर, जिसको आप बुक वैल्यू बोलते हो। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसी क्वेश्चन के नीचे यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी तुमको वैल्यू दिया जाएगा उस वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू या नहीं तो हम उसको करंट प्राइस बोलेंगे। यानी इस बुक में यहां आपको जो इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिला एडिशनल में, तो ये एडिशनल वाला कौन सा वैल्यू है? ये तो मार्केट वैल्यू है और नहीं तो करंट प्राइस है, जिसको आप करंट वैल्यू कहते हो। ये एडिशनल वाला सारा करंट प्राइस होगा। अब जैसे ही आप बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि किसी एसेट का दाम या किसी लायबिलिटी का दाम क्या हो गया, या तो इंक्रीज कर गया नहीं तो डिक्रीज कर गया, कुछ तो होगा। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहे हैं? सपोज करिए कि नंबर 1 पॉइंट कहता है आपसे कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 21 लाख रुपीज हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज 8 लाख का हो गया है, क्रेडिटर्स इसका वैल्यू 6 लाख हो गया, और जो बैंक लोन है उसका पेमेंट ना होने की वजह से उसका वैल्यू 7 लाख हो गया है। इस तरह करके इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो देखिए, ये वाला जो वैल्यू है ये कौन सा प्राइस हो गया? कॉस्ट प्राइस। और ये नीचे देख रहे हो ये कौन सा प्राइस है? करंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस है। अब जब आप कॉस्ट प्राइस को करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी में, उस लायबिलिटी में किसी का वैल्यू क्या हुआ? बढ़ा, या किसी का वैल्यू घटा। यानी कुछ ऐसे एसेट होंगे जिसका वैल्यू घट गया होगा, कुछ ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ गया होगा, ऐसा होगा। तो लायबिलिटी के साथ भी कुछ लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज तो कुछ लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ ही होगा। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है तो ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द ईयर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सिचुएशन में मेरे असेट और मेरे लायबिलिटीज के बढ़ने या घटने से ओवरऑल जो फर्म है उसको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, ये देखना होगा। मान लीजिए असेट का दाम कुछ का बढ़ा कुछ का घटा, तो कुछ लायबिलिटी इंक्रीज भी हुआ कुछ लायबिलिटी डिक्रीज, तो ओवरऑल क्या हुआ ये तो जानना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल मेरे फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। समझ में आया बात? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किसको कहते हो, तो किसी भी एक पीरियड में फर्म का असेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से फर्म को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये जानने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फर्म के असेट को रीवैल्यू करने के लिए और उसकी लायबिलिटी को रीअसेस करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिससे हमको फायदा नुकसान पता चलता है, हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको पूछा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, नाम अलग अलग है, दोनों को अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहां तक समझ में आ रहा बात? अब चलिए देखते हैं हम लोग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, इससे आपका जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगा
और इस कंसेप्ट से आपका लेजर अकाउंट भी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है उसको समझना। क्लास 11 में हम लोग अमेरिकन अप्रोच तो पढ़े थे, आपको सिर्फ अमेरिकन अप्रोच लगाना है और कुछ नहीं। जैसे हम लोगों ने अमेरिकन अप्रोच पढ़ा था, असेट्स इंक्रीज करेगा तो आप उसको डेबिट करोगे, असेट्स डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करोगे। सेम लाइबिलिटी को हम अपोजिट करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। जर्नल यानी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल कैसे बनाएंगे, और जब एक बार पढ़ लेंगे जर्नल तो हम देखेंगे फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लेजर कैसे बनाएंगे। फिर हम बुक पे देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है कि फ्लॉप हो जाता है चीज। ठीक है, अगर बुक में जितना भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, जितना भी एंट्री लिखा हुआ है, जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अगर मेरा सारा ट्रीटमेंट इसी फॉर्मूला से बन जाए तो आसान हो जाएगा कि नहीं मेरा जुगाड़। तो आपको सिर्फ याद रखना है बस ये एक जुगाड़, अमेरिकन अप्रोच, जिसको आप क्लास 11 पढ़ते हो। तो ये तो कुछ नया नहीं है। अब देखिए करना क्या है, जर्नल कैसे बनाओगे। जर्नल एंट्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 20 लाख। अब लैंड एंड बिल्डिंग का करंट प्राइस कितना हो गया, 21 लाख हो गया। तो 20 से 21 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, इसका कीमत 1 लाख बढ़ गया, तो असेट का वैल्यू बढ़ गया। क्या करोगे, तो असेट को डेबिट करना, यानी एंट्री मेरा क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। एक पता चल गया ना, दूसरे में क्या लिख देना, मेरा एंट्री जर्नल बन गया। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। ऐसे देखिए, प्लांट एंड मशीन 10 लाख का था, प्लांट एंड मशीन 8 लाख का हो गया। तो प्लांट एंड मशीन असेट है, 2 लाख घट गया, यही बोला ना। तो देखिए असेट है, घट गया, क्या करोगे, यानी प्लांट एंड मशीन को क्रेडिट करोगे। पता चल गया ना। तो डेबिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन लिख दो। तो हम यहां एंट्री डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरीज, है ना, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया। इसी तरह से यहां देखो क्या है, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब कि फर्नीचर ना तो इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। और जो प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। और जब रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ, सॉरी, उसका वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, उसी प्राइस पे तो हम उसका रिवैल्यूएशन क्या करेंगे। तो क्या कीजिएगा, उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर ले, छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं बनता जब उसका दाम बढ़ा ही नहीं घटा। क्योंकि असेट और लायबिलिटी का दाम बढ़ना या घटना, इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन में। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज हो ही नहीं रहा, उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखिए क्या लिखा, फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कुछ बोला नहीं, छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जिस असेट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसका एंट्री रिकॉर्ड होगा, जिसका कुछ नहीं हुआ उसको इग्नोर करेंगे। कैसे वो एंट्री याद हो गया। इसके बाद देखिए इधर, क्रेडिटर्स आपके पास 10 लाख का था, क्रेडिटर्स अब 6 लाख का रह गया है, तो 4 लाख लायबिलिटी है ना, घट गया। तो लायबिलिटी अगर घट गया क्या करोगे, यानी क्रेडिटर्स को एंट्री क्या बनाओगे आप, इसका क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करोगे, तो 2 में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देख रहे हैं। इसी तरह से बैंक लोन 5 लाख का था, 7 लाख हो गया, तो बैंक लोन 5 से 7 हो गया, 2 लाख बढ़ गया। तो बैंक लोन लायबिलिटी है, बढ़ गया तो क्रेडिट, यानी एंट्री क्या करोगे, बैंक लोन बढ़ गया तो क्रेडिट, तो डेबिट में क्या करोगे, तो एंट्री हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अमाउंट। हर एंट्री में अमाउंट कौन सा होगा, तो जो वैल्यू इंक्रीज किया या जितने वैल्यू से डिक्रीज किया असेट और लायबिलिटी, वो वाला वैल्यू लिखना है आपको। ना कॉस्ट प्राइस लिखना है और ना ही आपको मार्केट प्राइस लिखना है। कितने से इंक्रीज या कितने से डिक्रीज हुआ वो वाला वैल्यू आपको लिख देना है। समझ में आ गया। मतलब इस तरह से हम क्या बना पाएंगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री बना पाएंगे। याद हो गया? अब हम देखते हैं कि अगर मेरे से ये पूछ दिया कि नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल मत बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, तो जरूरी थोड़ी कि जर्नल ही देगा, आपको लेजर भी तो दे सकता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम अगर लेजर बनाने कह दे तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। सपोज करिए कि ये हम तैयार कर लिए, अभी हम फिर आपको बुक पे चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि हम सारा एंट्री सेम हो रहा है कि कुछ और अलग तो नहीं हो जा रहा चमत्कारी चीज। ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए हम लोग। अब हम सबको पता है, अभी हम तुरंत पढ़ चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल है तो ऑब्वियसली इसका डेबिट साइड, ये वाला डेबिट साइड है तो एक्सपेंसेस ही लिखना है, और ये इसका क्रेडिट साइड है तो इट मींस इस साइड में कौन सा चीज लिखोगे? इनकम, यानी यहां पे लिखना है एक्सपेंसेस इस पूरी साइड में, और इस पूरी साइड में इधर क्या लिखोगे? इनकम ही इनकम होगा। बाकी यहां पे क्या लिखना है? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। खत्म हो गया। अब देखते हैं कि लेजर कैसे बनाना होता है। देखो सिंपल सा अमेरिकन अप्रोच ही लगाना। अमेरिकन अप्रोच क्या था? असेट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, डेबिट। हो जाएगा ना? देखो इसी रूल को पास कीजिएगा अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो सीधा सीधा, और इसी रूल को पास कीजिएगा अगर आपसे बोल दे अकाउंट बना दो तो उल्टा कर देना सिर्फ। क्यों? क्योंकि जर्नल से पोस्टिंग जब भी हम लेजर में करते हैं तो कैसे होता है? अपोजिट पोस्टिंग होता है कि नहीं होता है? तो हमको यही रूल लगाना है। बस जर्नल एंट्री बनाते समय ये रूल सीधा सीधा, और जब आप लेजर बनाते हो तो यही रूल आप क्या करोगे? अपोजिट कर देना। बस इतना ही काम है। जैसे देखिए ये डेबिट है ना, तो यहां 2 करके लिखेंगे, तो ऑब्वियसली लिखते हैं डेबिट लेकिन सारा आइटम 2 लिखते हैं, तो 2 का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिट लिखना चाह रहे हैं हम। और यहां क्रेडिट है लेकिन लिखते हैं सारा आइटम बाय, मतलब डेबिट वाला आइटम लिखना चाह रहे हैं। तो देखो क्या करना, क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का था, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया? 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, बढ़ गया, तो डेबिट मतलब अकाउंट में कहां लिखोगे? क्रेडिट। तो यहां लिखिएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। हो गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीन 10 लाख का था, प्लांट एंड मशीन 8 लाख का हो गया, 2 लाख। असेट घट गया तो क्रेडिट मतलब अकाउंट में कहां लिखोगे? तो हम इस साइड आएंगे, लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरीज। कितना हो गया? देख रहे हो कितना जान जुगाड़ है। इसी तरह से देखो क्रेडिटर्स 10 लाख का था, 6 लाख हो गया, तो क्रेडिटर्स 4 लाख घट गया, लायबिलिटी है ना, तो डेबिट मतलब अकाउंट में कहां लिखोगे? तो यहां लिखिएगा क्रेडिटर्स कितने से? 4 लाख। बैंक लोन 5 लाख था, बैंक लोन 7 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ गया, लायबिलिटी है ना, बढ़ गया, तो क्रेडिट मतलब इसमें कहां लिखोगे? तो यहां लिखिएगा बैंक लोन कितने से? क्या नहीं समझ में आने का कुछ है ऑप्शन? इसलिए हम आपको बोले कि आपके दिमाग में कितना भी गोबर क्यों ना भरा हो, इस कंसेप्ट से रिवैल्यूएशन ना आए तो पढ़ने भी छोड़ देना फिर तो। अब देखो इस अकाउंट को फाइनली अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हम सारा पोस्टिंग कर दिए, अब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। 2 और 2 4 लाख, और इधर कितना है? 5 लाख। ज्यादा किधर है? क्रेडिट। तो पहले 5 लाख लिखोगे, उसी 5 लाख को यहां लिखोगे, और 5 लाख में से 4 लाख हम क्या कर लिए? माइनस कर लिए। कितना बचा? अब देखो क्या बचा? क्रेडिट इज ओवर देन डेबिट, मतलब क्या हुआ? इनकम इज ओवर देन एक्सपेंडिचर। आप ही सोचिए, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ना। तो अभी तो हम पढ़े थे तुरंत कि इस साइड में इनकम होगा, इस साइड में एक्सपेंसेस होगा, तो इनकम इज ओवर देन एक्सपेंडिचर। तो 5 लाख का इनकम है जिसमें 4 लाख का खर्चा, तो जो 1 लाख रुपया बैलेंस से लिख रहे हो ये क्या है? प्रॉफिट कहलाएगा। तो जो पैसा बच गया आप उसको लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इस 1 लाख रुपए को सपोज करिए कि अगर किसी फर्म में ABC पार्टनर है, XYZ जो भी उसके पार्टनर होंगे उसके बीच में उसको बांट दीजिएगा। किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा, जिसको आप PL रेशियो बोलते हो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिएगा। इट में भी अगर नहीं दिया हुआ है
तो इसी 1 लाख को कैसे बांटोगे तीनों में, इक्वल बांट देना। तो ये कौन सा केस हो गया, प्रॉफिट। इट मे बी अगर डेबिट ही ज्यादा होता और ये 1 लाख इधर बैलेंस नहीं बचकर इधर बचता, इट मे बी, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता हम उसको क्या बोलते, तो हम उसका नाम लिखते लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अगर होता तो। अब प्रॉफिट लॉस दोनों तो नहीं हो सकता। समझ में आ गया रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट। अब बताइए कि रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत है तो बोलो हमको जरा। तो हमको पूरे रिवैल्यूएशन में पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लीजिए। हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ याद करो असेट और डेबिट, क्रेडिट, लाइबिलिटी, क्रेडिट और बस, जुगाड़ छोटा सा है। जर्नल एंट्री बनाओगे यही रूल सीधा सीधा अप्लाई होगा। लेजर बनाने बोलेगा यही रूल होगा, अपोजिट कर लेंगे सिर्फ। असेट बढ़ा, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट घट गया, असेट अकाउंट क्रेडिट तो डेबिट में हो जाएगा रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी अगर बढ़ गया तो लाइबिलिटी को कर दो क्रेडिट, यानी 2 में हो जाएगा लाइबिलिटी, तो डेबिट में क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी घट गया तो लाइबिलिटी को कर दो डेबिट, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन पास कर दो। अगर आप इतना कर लेते हैं मालिक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जरा बुक पे चलते हैं आपके, कि बुक के अकॉर्डिंग हम एंट्री को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं, क्योंकि हो सकता है भाई कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए। जरा देखिए क्या लिखा है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री लिखा हुआ है। तो हम तो आपको बोले कि सिर्फ देखो रूल लगाओ, असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, घट गया डेबिट, काम खत्म। अब देखिए क्या बोला, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट का वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो असेट अगर बढ़ गया तो असेट को डेबिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन कर दो। एंट्री है कि नहीं जरा देख लो। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट का वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज कर गया, तो ठीक है डिक्रीज कर गया तो असेट हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, तो एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। देख लीजिए। इसी तरह से बोल रहा है लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज कर गया, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट, मतलब लाइबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट में क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन, तो एंट्री बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। देख रहे हो। इसी तरह से लाइबिलिटी को डिक्रीज कर लिए, तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो गया तो डेबिट, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन, तो एंट्री और देखो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब क्या होता है, वो असेट जो रिकॉर्ड पहले नहीं था, मतलब मेरे बैलेंस शीट के अंदर में नहीं था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चला कि वो असेट भी अभी है। तो जरा सोचिए ना क्या होगा, पहले नहीं था मतलब जीरो, पता चला अरे है तो अभी, इसका मतलब पहले जीरो था और अब अगर 100 रुपया भी हुआ तो 0 100 रुपया मतलब क्या होता है, बढ़ना ही तो होता है ना। तो देखो ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड असेट अगर है मतलब असेट इंक्रीज, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी अगर हुआ तो लाइबिलिटी इंक्रीज ही होता है। तो अनरिकॉर्डेड असेट हो या लाइबिलिटी, दोनों का मतलब क्या होता है बढ़ना, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब होता है असेट्स का बढ़ना, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है लाइबिलिटी का बढ़ना। तो सोचिए अनरिकॉर्डेड असेट, असेट अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड कर लिए तो मेरा असेट क्या हुआ बढ़ गया, तो असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। तो हम एंट्री क्या कर लेंगे, देखो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड था तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट, यानी लाइबिलिटी अगर बढ़ गया तो क्रेडिट, तो डेबिट में क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कुल मिलाकर आप एक चीज देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जितना आपका बुक का क्वेश्चन है, आप उन सब को इस एक छोटे से फॉर्मूला के थ्रू, जो बेसिक कंसेप्ट है उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, बहुत इजी वे में बना पाओगे। तो क्या आप बताइए, ये जनरल एंट्री याद करिएगा बैठ के, अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसी रूल को हम लोग थोड़ा सा लगा के देखते हैं कि जो मेरा लेजर अकाउंट है उसमें होता है कि नहीं। तो इसी रूल को सिर्फ लगाना है लेजर में, लेकिन हम क्या बोले, असेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट मत करना, क्या करोगे
क्रेडिट, तो हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं अपोजिट, ताकि तुम्हारे लिए उसको समझना आसान हो। और इसको घट गया तो क्या करोगे, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन चूंकि पोस्टिंग उल्टा होता है ना, तो हम उल्टा कर लेते हैं डेबिट। हो गया काम, मतलब अब उल्टा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपोजिट लिख चुके हैं यहां पे। अब सॉल्व करो। यहां देखिए क्या लिखा है, असेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन। बोला असेट अकाउंट को इंडिविजुअली, हर एक असेट को अलग अलग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जितना भी असेट है इंडिविजुअली अलग अलग सबको टू असेट लिखोगे। कब लिखोगे, अगर रिवैल्यूएशन में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आप ही सोचिए, अगर असेट का वैल्यू इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी साइड लिख दोगे उसको, डेबिट साइड लिखते चले जाना। इसी तरह से बोल रहा है लायबिलिटी को इंडिविजुअली लिखिए, मतलब अलग अलग, इंडिविजुअली का मतलब क्रेडिटर, बीपी, लोन, इस तरह से अलग अलग लिखो। तो बोला अलग अलग कब लिखोगे, जब इंक्रीज इन द और रीअसेसमेंट हो जाता है तब। तो लायबिलिटी अगर है, बोल रहा इंक्रीज हो जाएगा, तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड में पोस्ट कर दोगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप ओवरऑल जो कंसेप्ट आपको बताए, सिर्फ आप उतना याद रखिए। अब तुम पूरा जर्नल एंट्री मिला लो, पूरा लेजर मिला लो, आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि अमेरिकन अप्रोच है, उसको याद करना है। जब जर्नल एंट्री बोला जाए तो वही अमेरिकन अप्रोच सीधा सीधा अप्लाई करो। असेट इंक्रीज कर गया, असेट को डेबिट कर दो, टू में रिवैल्यूएशन डाल दो। लायबिलिटी इंक्रीज कर गया तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट में क्या डाल दो, रिवैल्यूएशन। एक पता करो, दूसरा में रिवैल्यूएशन डाल दो। और वही चीज जब हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो हम वही अमेरिकन अप्रोच क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब कैसे बनाना है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना, वो हम आपको सब कुछ समझा दिए। उम्मीद है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।